जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 को लेकर के, जो कि नई दोबारा से जारी हुई है। एक बार अभी आई हुई थी, फिर से दोबारा से आई है। इसके लिए अब जो पोस्ट होने वाली है वो 9,900 पोस्ट पे आई हुई है वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्या है, आपका आवेदन कब से शुरू होगा, और नया नोटिस जो जारी हुआ है उस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी एज क्या होने वाली है, फीस क्या मांग रखा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इस बार क्या बदलाव किया है इन्होंने फॉर्म में, और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, सारा कुछ हम आपको डियर स्टूडेंट इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बताएंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आने वाली हर एक वैकेंसी से अपडेट आपको मिलती रहेगी। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी रिलीज़ की है वो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। उस नोटिफिकेशन को लेकर के हम आपको वन बाय वन सारा कुछ समझाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ ये जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, यहाँ पे क्या निकला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आरआरबी के द्वारा निकाली गई है न्यूज़पेपर। इसमें कहा गया है टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की जो टेंटेटिव डेट है वो 10 अप्रैल यहाँ पे दिखाई गई है, और टेंटेटिव क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग की डेट दिखाई गई है वो 9 मई दिखाई गई है, यानी 10 अप्रैल से शुरू होगा और 9 मई तक फॉर्म फिल होगा। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये अभी दोबारा से वैकेंसी आई है, अभी इसके पहले भी कुछ वैकेंसी आई हुई थी एएलपी को लेकर के। जो यहाँ पे आप पोस्ट देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के लिए पोस्ट है, और सैलरी क्या होने वाली है ये है। सैलरी डिटेल हम आपको अभी नीचे एकदम क्लियर वे में बताएंगे। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है, टोटल पोस्ट इतनी दी गई है। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि आप जो डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपकी जो डिटेल है वो 100% सही होनी चाहिए। आपकी जो डिटेल यहाँ पे फिल करें, क्योंकि ये जो आधार कार्ड में हो सेम आपके आधार कार्ड और उसमें मार्क्स 10th की मार्कशीट में आपके सेम होना चाहिए सारी डिटेल, क्योंकि अगर आपकी कोई भी डिटेल सही नहीं होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपका 100% मैच करना चाहिए। और साथ ही साथ में आप जो भी फ़ोटो यहाँ पे अपडेट करेंगे वो आपकी फ़ोटो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे वो करंट की फ़ोटो होनी चाहिए, और जो भी आप थंब लगाएंगे वो भी आपका करंट का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उसके बाद में बात करूँ, यह रेलवे की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंट ऑफ वैकेंसी एएलपी नोटिफिकेशन 2025 का। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है वो जोन वाइज आई हुई है वैकेंसी, यहाँ पे देख रहे होंगे ये बताया गया है। और टोटल पोस्ट यहाँ पे अंदर में अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 9,970 वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है कि 9,970 वैकेंसी आने वाली है आपकी। और साथ ही साथ में यहाँ पे जोन वाइज दिया गया है कि कौन से जोन में कितनी होने वाली है वैकेंसी, आप देख लेंगे। जिस भी जोन से आपको सही लगे उस जोन से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे सारी वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल देखेंगे 9,970, यानी टोटल वैकेंसी 9,970 आई है। मेट्रो रेलवे कोलकाता में भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है 225 वैकेंसी। अब साथ ही में बात करें यहाँ पे देखेंगे कि ईआर एंड एसआर ये दोनों इंक्लूड होकर के जो वैकेंसी आई है वो 225 वैकेंसी है। ईआर के लिए जो है वो 100 वैकेंसी है, और एसईआर के लिए है 125 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकी जो हो गई वो 225 वैकेंसी हो गई। सेम इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ईआर के लिए जो है 868 वैकेंसी है, यहाँ 921 वैकेंसी है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि जिस भी जोन में जो भी वैकेंसी आई हुई है, अगर उस जोन में वैकेंसी में कोई बदलाव होता है तो आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दोबारा से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे तो कहा गया है SC ST OBC और EWS, इनमें क्या है कि कुछ रिजर्वेशन कोटा होते हैं, उनको जो है उनके लिए कुछ सीटें जो होती है वो आरक्षित होती हैं। यहाँ पे पूछ रखा है कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म का, तो नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा है नेपाल, भूटान, ये सब, अगर ये आप यहाँ के कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म को फिल करता है तो उसकी नेशनलिटी है तो उसके पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वाला देखेंगे, अगर आप यहाँ पे सेल है बी पर्सन in whose forever in certificate of eligibility has been issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए।
अब अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट के लिए जो एज लिमिट है जो यहाँ पे वो है आपकी 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, लेकिन उसी में एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज यहाँ पे 18 से 30 वर्ष। ये जो आपका ये जो मैंने ऊपर वैकेंसी से अपडेट बताई, ये तो आपकी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, लेकिन ये जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये जो पुराना नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल बताई गई हो कि नेशनलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ें वो तो सेम ही रहेंगी, बस केवल आपको वैकेंसी की अपडेट और जोन वाइज वैकेंसी कितनी आएंगी वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो SC/ST के लिए जो है वो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होता है, यानी अगर 18 से 30 मांग रखा है तो यहाँ पे इनके लिए 35 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं SC/ST में। OBC में 33 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे एक्स सर्विसमैन, यानी जो कहीं पे जॉब कर, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब के से रिटायर्ड हैं, उनके लिए EWS और UR के लिए 3 साल, और OBC के लिए 6 साल, और SC/ST के लिए 8 साल। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन यानी एज में आपके छूट है। एग्जामिनेशन फ़ी ये स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम की फ़ी होने वाली है वो आपकी 500 रुपये होने वाली है, और साथ किसी भी कैटेगरी के जनरल स्टूडेंट हो या उनकी जो फीस है OBC हो उनके 500 रुपये फ़ीस है। और जब वो फर्स्ट स्टेज CBT 1, देखिए लिखा है ऑन अपेयरिंग CBT 1, जब CBT 1 में वो अपेयर कर जाएंगे तो उनके 400 रुपये जो हैं वो उनके बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिए जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे SC/ST सर्विसमैन, यानी SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल ट्रांसजेंडर, इनके लिए जो है वो 250 रुपये है, और जब इनका दिस फीस 250 शैल बी रिफंडेड डिले डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन, यानी जब इन्होंने ये क्या है कि CBT 1 में एग्ज़ाम दे देंगे तो इनका जो है वो इतना वो वापस कर दिया जाएगा, कितना 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा फीमेल का, एक्स सर्विसमैन का, और SC/ST का और ट्रांसजेंडर का। और जो जनरल OBC वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है 500 रुपये लगेगा, 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा जब ये CBT 1 में अपेयर हो जाएंगे, जब CBT 1 का एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मोड ऑफ फ़ी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरे चीज़ की, तो जो यहाँ पे आपसे मांग रखा है रिफंडेड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी रिफ़ंड कैसे होगा, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको जो बैंक डिटेल है वो क्लियर फिल कर ली है, तो आपका जो है वो 400 रुपये, और जो अभी ऊपर मैंने बताया जिनका 250 रुपये वो उनके बैंक अकाउंट में जब एग्ज़ाम आप दे देंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे उसके बाद में आपके पैसे आएंगे। वो नहीं डिपेंड करता कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं नहीं करते, ये मैटर नहीं करता। बट अगर आप फर्स्ट स्टेज यानी CBT 1 को आप जब दे देंगे तो आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यानी इनकम्प्लीटेड और रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यानी जो भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे या इनकम्प्लीट होंगे उनके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, यानी जो फर्स्ट एग्जाम जो CBT 1 में अपेयर नहीं होंगे उनके जो पैसे हैं जो अटेंड नहीं करेंगे CBT 1 को, उनका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरी चीज़ की, तो रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या है। देखिए रिक्वायरमेंट का प्रोसेस जो आप है वो ये होने वाला है कि फर्स्ट स्टेज होता है CBT 1, पहले RRB ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, ये तो आप लोगों को पता ही है। दूसरा CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, जो CBT 2 क्लियर करते हैं उनका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद DB होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड वेन्यू विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल RRB वेबसाइट SMS ऑन email, यानी जो भी कुछ होता है आपके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है। अब CBT 1 में क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है आपका कि CBT 1 जो होता है, CBT 1 ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जाम शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबिलिटी कैंडिडेट CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क, यानी जो ये होता है ये आपका केवल और केवल ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, और इसी के बेस्ड पे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और उसके बाद CBT 1 सेल नॉट बी काउंटेड बिल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, यानी ये CBT 1 जो होता है ये आपका फाइनल लिस्ट जब
फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होता है तो उसमें काउंट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी SC ST हु आर शॉर्ट लिस्टेड CBT2 बाई एवलिंग रिलैक्सेड स्टैंडर्ड ऑफ एज, यानी जो एज स्टैंडर्ड के द्वारा ये वो कहा गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, तो जो ड्यूरेशन होने वाला है CBT1 का वो 60 मिनट का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और 75 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद में लिखा है देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मिनिमम पासेज परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी जो यहाँ पे कहा गया है कि पासिंग का मिनिमम मार्क्स जो है वो AWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC ST के लिए 30% होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका इतना नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर वहीं पे अगर सिलेबस की बात करें कि आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न 1 का सिलेबस जो है, तो यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है और उसके बाद ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जर्नल साइंस है और जर्नल अवेयरनेस है। फिर बात आती है सेकंड स्टेज CBT2 की, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT2 शैल बी डन RRB वाइज, यानी जो भी CBT2 के लिए स्टूडेंट होंगे वो CBT1 क्लियर किए होंगे तभी वो CBT2 के लिए आए हैं, ठीक है। टोटल कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्टेड CBT2 हैज़ बी लिमिटेड 15 टाइम देन नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी होती है, जैसे RRB में जितनी वैकेंसी है तो उसके 15 गुना जो लड़के होते हैं वो लिए जाएंगे। किसके लिए? CBT2 के लिए 15 गुने लड़के लिए जाएंगे। CBT1 में जितनी भी वैकेंसी होगी उतनी, जैसे अगर 9000 वैकेंसी है तो उसके 15 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे CBT2 का पैटर्न क्या है, CBT2 सेल कंप्रोमाइज ऑफ 2 पार्ट्स वाइज, पार्ट A पार्ट B, डिटेल्स बिलो। देखिए टोटल ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन 175। और पार्ट 1 में क्या होगा, आपका पार्ट 1 जो है वो 90 मिनट का होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। वहीं पे अगर दूसरे की बात करें तो जो पार्ट बी आपका होगा वो 60 मिनट का होगा और क्वेश्चन आपके 75 होंगे। यहाँ पे भी 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन, यहाँ पे भी कहा गया है कि डन होगा। और ये भी मार्क लिखा हुआ है कि पार्ट ए में आपका मिनिमम इतना परसेंटेज पासिंग मार्क होना चाहिए और तभी आप पार्ट बी को देंगे, ठीक है। सिलेबस फॉर पार्ट ए का सिलेबस क्या है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और अगर सिलेबस को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है पार्ट 1 के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस 2 के लिए भी, पार्ट बी के लिए भी जो सिलेबस है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग बताएं कि यहाँ पे अगर आप क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखा है, तो क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर बता भी दिया है कि यहाँ पे जो डिप्लोमा ITI ये स्टूडेंट होंगे उनके लिए है। ये CBT2 के लिए लिखा है क्वालिफ़िकेशन वाइज, ये जो आपका ग्रुपिंग ट्रेडिंग सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो CBT2 क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट उनका होगा पार्ट, तो उनका कैसे होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी डिटेल में बताने पर। और उसके बाद DB होगा आपका, DB के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। और पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या होने वाली है आपकी, यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी जो है इतनी है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो मांग रखा है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में आप जो ITI होने यहाँ पे मांग रखा है कि अगर आप ITI हैं तो भी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो भी 3 ईयर डिप्लोमा, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट NCVT या फिर SCBT, इससे होना चाहिए। और ट्रेड आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ ही साथ में मैट्रिकुलेशन या फिर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन कोर्स कंप्लीटेड। और साथ ही साथ में यह भी लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल, अगर डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी स्टूडेंट हैं वो इसमें डिप्लोमा वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आप लोगों का फॉर्म है वो कब से ओपन होगा, तो 10 मार्च से जो टेंटेटिव डेट है आपके फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की, वो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और जैसे भी आपको फॉर्म ओपन होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।